हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हार्दिक ढल है। मेरा नीट 2021 स्कोर 690 है और ऑल इंडिया रैंक 451 है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिज़िक्स पोर्शन डिस्कस करने आया हूँ हमारे टेलीग्राम क्विज़ का। फ्रेंड्स, हमारा अब आपको जो ये वीडियो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ हम ये डिस्कशन लाइव नहीं कर पाए, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब आई होप कि डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है नीट 2022 की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं सोचना है कि नीट कब होगा या पेपर पैटर्न क्या होगा। अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना। प्लीज़ अपने सिलेबस को पूरा करने पे कंसंट्रेट कीजिए और सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। तो आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीक की फिज़िक्स डिस्कशन को। इस वीक के हमारे टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आइए हम इस वीक की डिस्कशन स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, two charges of 10 and 20 units are separated by a certain distance. Now both the charges are brought to contact and separated to initial position. What will be the ratio of initial and final force? Friends, इसमें हमने दो चार्जेस लिए हैं 10 and 20 यूनिट्स के। हमने उन्हें क्या करा, पहले एक बार रखा, फोर्स मेजर करी, उसके बाद हमने उनको टच करा, उसके बाद हम उनको दोबारा वही उसी डिस्टेंस पे जाके हमने उन्हें रख दिया। हमें बताना है रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारे पास जो फोर्स इनिशियल है, फोर्स इनिशियल हमारे पास है K, Q1 which is 10, Q2 which is 20 and let us suppose the distance between them initially is D. तो K Q1 Q2 by D square। फोर्स अब देखिए यार गाइस, जब हम इनको टच करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि तब तक चार्ज फ्लो होगा इन दोनों के बीच में जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्योंकि बॉडीज आइडेंटिकल होंगी, इसलिए इनका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक इनमें चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो आइए अब हम फिर फाइनल चार्जेस निकालते हैं बॉडी के ऊपर। तो फाइनल चार्जेस, लेट अस सपोज कि 20 यूनिट्स वाला जो चार्ज है, बिकॉज इट इज एट हायर पोटेंशियल, इसने कुछ एक्स अमाउंट का चार्ज दिया और बाकी जो दूसरी बॉडी है उसने एक्स अमाउंट का चार्ज गेन करा। तो जो ये इक्वेशन मैंने चार्ज कंजर्वेशन से लिखी, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी 5, यानी कि देखो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि मेरे पास जो 20 यूनिट्स वाला चार्ज है वो 5 यूनिट चार्ज दे देगा और 10 यूनिट्स वाला 5 यूनिट चार्ज गेन कर लेगा। तो मेरे पास फाइनल चार्जेस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, मेरे पास फाइनल चार्जेस होगा 20 - 5 विच इज़ 15 एंड 10 + 5 विच इज़ ऑल्सो 15। तो मेरे पास फाइनल चार्जेस 15 है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो हमने जो वैल्यू निकाली है चार्जेस की, फाइनल चार्जेस की, वो बिल्कुल सही है। तो फोर्स फाइनल मेरे पास गाइस कितना होने वाला है, वो होगा मेरे पास K Q1 Q2 और हमने सेम डिस्टेंस पे सेपरेट करा है उनको। तो हमारे पास डिस्टेंस इनके बीच में अभी भी D है, तो डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो यार अब आप जब रेशियो लोगे दोनों फोर्सेस का, इनिशियल फोर्स इस टू फाइनल फोर्स, वो आपका रेशियो आएगा 200/225 विच वुड बी 8:9। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट हो जाएगा। तो शायद यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ये हमारा सही आंसर है। तो आइए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि हमने 4 चार्जेस रखे -q एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। हमने एक चार्ज रखना है स्मॉल q विच इज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें उस q की वैल्यू बतानी है। तो आइए गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या करा, हमने एक स्क्वायर लिया, हमने चारों कॉर्नर्स पे -q चार्ज रखा और सेंटर में एक स्मॉल q चार्ज रखा और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब अगर मैं कोई भी चार्ज पकड़ूँ इस सिस्टम का तो उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 होगी। तो हम कर देते हैं यार, इट्स मतलब बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें कंसेप्ट ही लगाना है इसमें। तो गाइज मैं इस q पे अगर चार्ज देखूँ तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस -q, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू जो अपर चार्ज है इसके -q, और एक जो डायगनली अपोजिट -q चार्ज है इसके, उसकी वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स। मान लिया ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F1 और इसका F होगा, और यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, मैं कह देता हूँ FA। तो आइए हम इनका रिजल्टेंट जो FA मेरा है वो रिजल्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, F1 मैग्नीट्यूड उसका F1√2 प्लस F के इक्वल होना चाहिए। तो गाइज मेरा FA कितना है, FA मेरा है K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q इज A डिवाइडेड बाय √2
और उसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू में 2, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमने अज्यूम कर ली कि जो स्क्वायर की साइड है वो स्मॉल है। तो अब F1 की जो मेरे पास वैल्यू होगी वो होगी K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए स्क्वायर ओनली इंटू √2 प्लस अब F की वैल्यू, F यानी कि जो डायगनली अपोजिट चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, वो हो जाएगी K Q स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन देम इज √2 है, मतलब डायगनल ऑफ स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू में 2। तो गाइस जब आप देखेंगे यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, यानी कि जो K है वो मेरे पास कैंसिल हो रहा है, एक Q भी मेरे पास कैंसिल हो रहा है और ए स्क्वायर भी मेरे पास कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल q की वैल्यू क्या आई, मेरे पास स्मॉल q की वैल्यू आई 1/2 इंटू क्यू इंटू √2 प्लस 1/2। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या होगी स्मॉल q की, दैट वुड बी q/2 इंटू मैंने एलसीएम ले लिया 2√2 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 4। तो गाइज मेरा जो स्मॉल q है वो आएगा q/4 इंटू 2√2 प्लस 1। तो आइए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से बी पार्ट। तो गाइज हमारा करेक्ट आंसर है ये। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक अप्रोच से चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, तो आपको इन्हीं तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइज, हमने दो चार्जेस लिए हैं 10 और 40 माइक्रोकूलम्स के और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 90 सेंटीमीटर का है। हमें 10 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से डिस्टेंस बताना है जहां पे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। तो आइए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम एंड अनदर इज 40 माइक्रोकूलम। हमें यहाँ से ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, हमें यहाँ से डिस्टेंस x बताना है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब गाइज आपको पता है यहाँ पर ए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए अगर मैं लिखूँ तो वो कितनी होगी एट अ डिस्टेंस x, दैट वुड बी k इंटू में 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय सॉरी x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b हो जाएगी k इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 90 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x आप सेंटीमीटर में ही डालेंगे तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि मैं अगर EA इज इक्वल टू EB हो जाए मैग्नीट्यूड में तो मेरा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x डिस्टेंस पे वो 0 हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, तो उससे क्या आएगा मेरे पास 10/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40/90 माइनस x का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x और x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो फर्स्ट चार्ज है उससे 30 सेंटीमीटर राइट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप प्लीज़ उसे डायग्रामेटिकली फॉर्म में पहले क्वेश्चन को बना ले। देखो मैंने हर क्वेश्चन जो भी अप्रोच करा है उसका पहले डायग्राम एक ज़रूर बनाया है, क्योंकि इससे हमारे पास जो क्वेश्चन का डाटा है वो एक छोटे फॉर्म में हमारे बिल्कुल सामने होता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को पास दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है मुझे 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और जो मेरे पास एरिया वेक्टर है यानी कि ds वेक्टर वो मुझे दिया हुआ है 5i कैप। तो गाइज आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds यानी कि E डॉट ds। तो अब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इट्स वेरी इजी यार, इट्स कमिंग आउट टू बी 20। तो हमारी जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट कम्स आउट टू बी 20 यूनिट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट और सबने ये सही करा है। तो गाइज वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने 3 चार्जेस लिए हैं यार, उनको हमने क्या करा है, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर रख दिया। कैसे, हमने 3 चार्जेस लिए, लेट अस सपोज -4q यहाँ रखा, +2q यहाँ रखा और अगला +2q यहाँ रखा। अब आपको दिख रहा होगा ये डायपोल फॉर्म कर रहे हैं। डायपोल कैसे फॉर्म कर रहे हैं ये देखो, अगर मैं इस चार्ज को -4q चार्ज को लिख दूँ -2q और -2q,
तो आप देखो एक डायपोल ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं और एक डायपोल ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास दो डायपोल्स हैं, एक डायपोल ये रहा, एक डायपोल ये रहा एट एन एंगल 60 डिग्री। और इस डायपोल का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। लेट अस सपोज कि x ही हमारी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2qx। तो आपको सिर्फ रिजल्टेंट मैग्नेटिक आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताना है इनका, जिसको कि अगर मैं मान लूँ कि E है वो, तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ 2qx इंटू में cos of 60/2 विच वुड बी cos 30 यानी कि √3/2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√3 इंटू qx। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट गाइज, और यही हमारा सही आंसर है। आइए गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है, हमने क्या करा, 3 पॉइंट चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 1 मीटर के ऊपर हमने रख दिया। हमें एनर्जी बतानी है जितनी हमें, या वर्क डन या एनर्जी कितनी दी जाए इन चार्जेस को, कि हम जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की उसे 0.5 कर दें। तो गाइज हम इसे पोटेंशियल एनर्जी से करेंगे। यू इनिशियल जो है मेरी सिस्टम की, दैट वुड बी, देखिए इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी जरूर, दैट वुड बी k इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, k इंटू 6 प्लस k इंटू 3। तीनों चार्जेस की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, और टोटल इनका करूंगा तो दैट वुड कम आउट टू बी 11k। यू फाइनल करूंगा मैं, यू फाइनल वुड बी 22k, क्योंकि हमने साइड को हाफ करा है तो एनर्जी टोटल बिल्कुल यहाँ पे डिवाइड बाय सॉरी गाइस, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी मेरी ट्वाइस हो जाएगी। तो मेरे पास यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, वो हो जाएगा 11 इंटू के। के की वैल्यू को अगर मैं डाल दूँ तो मेरा वर्क डन आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻10 जूल्स। तो ये भी बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल आपको अपना इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था गाइस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहा गया, मैंने क्या करा, एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस करा एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल d, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो देखते हैं गाइस हम इस क्वेश्चन को भी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है। हमने क्या करा, हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड d/2 है, और हमने यहाँ से d/2 हाइट पे एक प्लस कैपिटल Q का चार्ज रख दिया। तो गाइस अब आपको इसमें विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। लेट अस सपोज, आप देखिए हमारे पास जो है, अगर मैं एक एक क्यूब बनाता हूँ, तो आपको कुछ रिजेम्बलेंस दिख रही है इनमें। आपको दिखेगा कि ये जो सेंटर है, ये यहाँ से d/2, अगर ये इसकी साइड d है तो ये d/2 ऊपर ही है, यानी कि इस अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ प्लेस करता हूँ तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होगी दैट वुड बी q/ε0, यानी कि 6 के 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रही होगी दैट वुड बी q/ε0। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक क्यूब में 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रही है दैट इज q/ε0। तो एक फेस से, क्योंकि यार दिस इज रिजेम्बलिंग टू द वन फेस ऑफ अ क्यूब, तो वन फेस से जो फ्लक्स होगी यूनिटरी मेथड से q/6ε0। तो मेरा आंसर हो जाएगा q/6ε0 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, इन्हीं से आपका आंसर आएगा। आपको सिमेट्रिकल फिगर ढूंढनी है कि हमने कौन सी सिमेट्रिकल फिगर का ये पार्ट होगा, जैसे कि ये एक क्यूब का पार्ट है। तो आइए गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि मैंने क्या करा, एक कंडक्टर से, न्यूट्रल कंडक्टर से मैंने 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए, और ये स्फेयर है कंडक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आइए गाइस पहले हम चार्ज जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट वुड बी 1.6 × 10⁻19 इंटू 4 × 10⁻10 कूलम, दैट वुड बी 6.4 × 10⁻9 कूलम। तो ये मेरे पास चार्ज एक्वायर होगा ऑन द स्फेयर। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू स्फेयर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r पता है, दैट इज kq/r²। तो k की वैल्यू मेरे पास 9 × 10⁻9, जो q है मेरे पास दैट इज 6.4 × 10⁻9, और r मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, मीटर्स में दैट वुड बी 1/5 मीटर, तो इंटू 25।
अब गाइज ये 6.4 को इसे आप सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 1.6 इंटू 4 ओनली। तो यहाँ से मेरे पास 100 आ गया, यानी कि 9 इंटू 1.6 इंटू ये टर्म कट गई इंटू 100, ये मेरे पास आ गया 1440। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया 1440 न्यूटन पर कूलम। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मुझे क्या करा है, मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस जो कि 4 सेंटीमीटर है उस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो हमें उस लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो ये भी गाइस हमारे पास फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस r is given by 2 k lambda divided by r where lambda is a linear charge density। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दी हुई है गाइस 18 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू के की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लैम्डा इज अननोन, और जो मेरे पास r है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/25 मीटर्स। तो अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। लैम्डा मेरे पास यहाँ से आ रहा है 1/25 इंटू 10 टू द पावर -4। गाइज हमें आंसर देना है इन माइक्रो कूलम पर मीटर। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो लैम्डा है वो आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4, यही हमारा सही पार्ट आंसर है। गाइज जब हम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज डिस्कशन का, फिजिक्स पोर्शन का हमारी। इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग थ्रू अ क्लोज सरफेस दी हुई है और मुझे बताना है चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो यार हमें पता है कि जो फ्लक्स, अगर आउटगोइंग फ्लक्स को हमें पॉजिटिव एज्यूम करना होता है और जो इनकमिंग फ्लक्स है उसे हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो मेरे पास जो फ्लक्स नेट है थ्रू द सरफेस उसको मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लक्स नेट हमारी जो होगी दैट वुड बी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 फ्रॉम द गिवन डाटा। और फ्लक्स नेट जो है वो मेरे पास होती है क्यू नेट, यानी कि जो चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 6 है, क्यू एनक्लोज आपको निकालना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो क्यू एनक्लोज है दैट वुड बी 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 6, और पॉजिटिव में वो भी क्योंकि नेट फ्लक्स पॉजिटिव है। तो हमारा गाइज लास्ट क्वेश्चन था ये और इसका आंसर भी ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी नीट प्रिपरेशन में, सो वी आर देयर फॉर यू। तो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे और आपका बहुत अच्छे मार्क्स से नीट 2022 में सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू गाइज, ये थी हमारी फिजिक्स डिस्कशन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टिशा सिंगला एंड मेरा नीट 2021 में स्कोर रहा है 654। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आई हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री की क्विज़ का डिस्कशन कराने। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। ओके, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। तो आप सबको पता है कि जो करेक्टेड इक्वेशन होती है वैन डर वाल्स की आइडियल गैस इक्वेशन, उसे हम लिखते हैं P प्लस AN² बाय V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। ओके, यहाँ पे अब हम n की वैल्यू लेंगे 1 एंड उसके बाद जो अब हमारा लो प्रेशर है, जैसे कंडीशन हमारी लो प्रेशर की है यहाँ पे, तो लो प्रेशर में क्या होगा, जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर बहुत कम होने की वजह से स्कैटर्ड होंगे, तो बहुत दूर दूर हैं। तो हम b की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, इसीलिए उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। सो दिस इज निगलेक्टेड। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P प्लस A बाय V² इंटू V इक्वल्स टू RT। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द इक्वेशन PV प्लस A
बाय वी इक्वल्स टू आर टी। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इस वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाई वी। अब अगर हम इस इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आएगा पी वी बाई आर टी equals to 1 minus A by VRT, and we know that PV by RT is Z, that is the compressibility factor. तो आपका आंसर आ गया 1 minus A by VRT. Okay, so let's move to the next question. So the question is, which intermolecular force is most responsible, intermolecular force is most responsible in allowing xenon gas to liquefy? Okay, तो हमें पता है कि xenon जो है वो एक नोबल गैस है, एंड नोबल गैसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करते। हमारे पास यहाँ पे सिंगल एटम होगा, सिंगल एटम होगा तो उसमें कोई डाइपोल भी नहीं है, तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे xenon गैस के, उनके बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। एंड जब इंड्यूस्ड डाइपोल होता है तो हमारी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंडन फोर्सेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स हीलियम एटम्स हैव एट 300 केल्विन। तो हमें पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT बाई m। तो अब हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर हमें निकालना है, एक टेम्परेचर हमें गिवन है एंड हमें मॉलिक्यूलर मासेस पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के और हीलियम एटम्स के। तो हम इसको कंपेयर करेंगे डायरेक्टली बाय T1 बाई M1 इक्वल्स टू T2 बाई M2 से। हम मान लेते हैं कि अब हमें जो टेम्परेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निकालना है वो है x। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो होगा 32 एंड हमें गिवन टेम्परेचर जो वो है 300 केल्विन एंड हीलियम एटम्स का मास होगा 4। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2400 केल्विन। सो दैट इज योर आंसर 2400 केल्विन। Moving on to the next question. Okay, the value of gas constant R is, तो हमें पता है कि R की वैल्यू जो होती है वो लीटर एटमॉस्फेयर, आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर यहाँ पे गिवन है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यूनिट्स हैं वो गलत है। इट इज 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एंड कैलोरीज में यहाँ पे होता है हमारा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद जो हमारी जूल्स में वैल्यू होती है वो होती है 8.3 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अगर हम अब जूल्स की वैल्यू को अर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 8.3 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हुआ 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सिर्फ 39% बच्चों ने इसे ठीक किया है, ज़्यादा बच्चों को करना चाहिए था। आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा ठीक किया है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो यूनिट्स है वो गलत है।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा यहाँ पे, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गेम्स हो गया। सो इट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, काइनेटिक थ्योरी से हमें मिला था दैट PV इक्वल्स टू nRT। तो ये जो फॉर्मूला है इट प्रूव्स ऑल दीज लॉज, ये आपको याद रखना है एंड ये आपकी NCERT में भी मेंशन्ड है। Okay, the next question is which of the following is wrong assumption of kinetic theory of gases? तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है all the molecules move in a straight line between collision and with the same velocity। जो इसका फर्स्ट पार्ट है molecules move in straight line between collision वो सही है, बट जो ये स्टेटमेंट है इसमें with the same velocity वो गलत है, क्योंकि velocity तो देखो आप वैसे ही नहीं बोल सकते, सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होती है, तो वेलोसिटी वैसे ही गलत हो जाएगा और सेम भी नहीं होती। अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का, तो आपको याद आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं एंड आपने ये रीड आउट भी की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस लॉ द कांस्टेंट B इज अ मेजर ऑफ। अब जो हमारी करेक्टेड इक्वेशन थी उसमें हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं A और B। तो A जो होता है वो मेजर करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड जो B होता है वो हमारा मेजर करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। मोस्टली बच्चों ने ठीक किया है एंड दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। So next question is in an ideal gas between two successive collisions a gas molecule travels। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर देखा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो आप उससे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो होती है वो है कि एट constant temperature pressure is inversely proportional to the volume occupied। तो अगर at constant temperature आ गया तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल हो जाएगा, which is the answer isothermal process। ओके, तो हमारी डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है अब। So the question is 500 ml of nitrogen at 27 degrees Celsius are cooled to -5 degrees Celsius at the same pressure. The new volume becomes। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे by using Charles law। ओके, तो चार्ल्स लॉ हमारे पास होता है at constant pressure वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उससे हमारे पास इक्वेशन आती है V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे वो केल्विन्स में होना चाहिए। तो अब आपको गिवन वैल्यूज़ क्या हैं वो आप चेक कर लीजिए एक बार। तो हमारी वैल्यू है 500 ml अपॉन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है तो अगर हम उसको केल्विन में करेंगे तो इट बिकम्स 300 केल्विन इक्वल्स टू वॉल्यूम आपको निकालनी है, सो दैट इज x एंड टेम्परेचर जो दूसरा गिवन है आपको दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 268 एंड जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 446.66 ml। सो दैट्स ऑल, आपके सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस हो गए। आपको कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर सकते हैं एंड हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।